केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब या तो कोई प्रोडक्ट ए और बी मिल के कोई सी बना सकता है, या हो सके सी टूट के कुछ अलग चीजें बना दे, ए प्लस बी बना दे। मतलब कोई दो चीज मिलके तीसरी नई चीज बनाएगी। ये जो सी बना होगा ये इन दोनों के कैरेक्टर से एकदम अलग होगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, H2 प्लस हाफ O2 H2O बनाता है। तो H2O हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी थोड़ी शो करता है और ऑक्सीजन H2O की प्रॉपर्टी थोड़ी शो करता है। इसका मतलब इन दोनों से भले ही मिलके बना है लेकिन इन दोनों से एकदम अलग है, केमिकली और फिजिकली दोनों। तो नया प्रोडक्ट बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है इसका मतलब कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है। और जो ये लेफ्ट हैंड साइड जो चीजें हमको दिख रही हैं इनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स, जो चीजें रिएक्ट करती हैं आपस में, और जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है देखते हैं। जैसे इस एक्टिविटी में देख सकते हैं हम लोग क्या हो रहा है कि हाथ में एक टंग से पकड़ा गया है मैग्नीशियम रिबन को। मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया बर्नर से, और जलने के बाद जो ऐश बची उसको यहाँ पे, राख जो बची उसको यहाँ पे रख लिया गया वॉच ग्लास में। ये जो होता है व्हाइट कलर का होता है। ठीक है। जो ऐसा होता है जब जलता है ये तो एक डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। डैजलिंग फ्लेम मतलब ये देखिए एकदम चमक के साथ, जैसे दीपावली में छुरछुरी जलाते हैं ना वैसे जलता है। तो क्या हुआ इस प्रोसेस में, होता क्या है, मैग्नीशियम लिए और कोई भी चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलती है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो क्या बनाता है, MgO बनाता है। ठीक है। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यही बन रहा है ये राख जो व्हाइट कलर का है। बात समझ में आया। आगे चलते हैं। देखिए कोई कलरलेस लिक्विड है, ये ए लिक्विड है, ये बी लिक्विड है। जब दोनों को आपस में मिलाया गया तो देखा गया अचानक से कलरफुल चेंज आ जा रहा है, येलो कलर का हो जा रहा है। ऐसा क्या हो गया कि दो कलरलेस चीजें मिली तो एक तीसरा ही कलर आ जा रहा है। केमिकल रिएक्शन क्या हुआ कि एक जो टेस्ट ट्यूब था उसमें था हमारा लेड नाइट्रेट और दूसरे टेस्ट ट्यूब में था पोटेशियम आयोडाइड। जब दोनों को हमने मिलाया तो लेड आयोडाइड बन गया। ठीक है। वो लेड आयोडाइड का जो ये पीला कलर जो दिख रहा है, येलो कलर का पीपीटी जो बन रहा है, यही लेड आयोडाइड। ठीक है। अगला देखिए क्या हुआ, इस वेसल में रखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है और इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स मिलाए गए। ठीक है। मिलाने से हुआ क्या कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। कोई सा भी मेटल हो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो फिक्स है प्रोड्यूस होना, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये गैस को टेस्ट कैसे करते हैं, ये कोनिकल फ्लास्क में लिए, इसमें H2SO4 और जिंक को रिएक्शन करने के लिए छोड़ दिए और कॉर्क से इसका माउथ को क्लोज कर दिया, इसमें स्ट्रॉ डाल दिए। स्ट्रॉ से ये गैस निकलेगी, गैस के पास बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो पॉपअप साउंड आएगा। ठीक है। पॉपअप साउंड टेस्ट। तो कुल मिला के क्या सीखे हम लोग कि ये केमिकल रिएक्शन जो हो रहा था इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा था, हीट हो रहा था कोई चीज। इसमें क्या हो रहा है, कलर में चेंज आ रहा था। इसमें क्या हो रहा था, गैस इवॉल्व हो रही थी। इसका मतलब ऐसा कुछ हम लोग कर दिया जाए, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बदल जाए, तो वो तो क्या बोलता है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को पकड़ेंगे कैसे, तो कुछ में अगर कुछ मिलाए या ए में बी मिलाए सी बना, तो सी, ए और बी लिक्विड था लेकिन सी जो बन रहा है वो सॉलिड हो गया, तो क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टेट हुआ। या दो सॉलिड चीजों को मिला रहे हैं, कोई लिक्विड बन गया, सॉलिड लिक्विड बना रहे हैं, तीसरा गैस बन गया, तो स्टेट कहाँ से चेंज हो गया। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा कलर में चेंज आना, ये जो लेड नाइट्रेट वाला एग्जाम्पल था। ठीक है। ये देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि मेटल प्लस एसिड क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है और सॉल्ट बनाता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर का एग्जाम्पल, कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, दो अगर टेस्ट ट्यूब या जो हम अपैरेटस यूज कर रहे हैं, जो बर्तन जिस जो फ्लास्क में यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ गया, या गर्म चीजें थी अचानक से ठंडी हो गई, तो कुछ तो हुआ कि ठंडा हो गया या गर्म हो गया। आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के माध्यम से दिखा देना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है। ये वर्ड इक्वेशन कहलाता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड LHS है और ये राइट हैंड साइड RHS है। तो एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी
डिस्ट्रॉयड। मतलब कि अगर हम कोई सब्सटेंस ए और बी मिलकर सी बना रहा है, तो अगर ए को 2 केजी लिए हैं, बी को 1 केजी लिए हैं, तो पक्का है कि सी 3 केजी ही बनेगा। अब मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ हम एक रिएक्शन लिखा हुआ है, देखिए Mg प्लस O2 बिकम्स MgO। क्या हो रहा है, मैग्नीशियम 1 है लेफ्ट हैंड साइड और ऑक्सीजन 2 है, और प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 1 ही है, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का उल्लंघन है ना। इसलिए हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करवाना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अगर एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब उसमें RHS और LHS इक्वल नहीं है, वो सिर्फ बता रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप पूरी तरह जानना चाहते हैं कि कितनी कितनी अमाउंट में कौन सी स्पीसीज इन्वॉल्व है रिएक्शन में, तो आपको रिएक्शन को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कोई भी रिएक्शन तो करते क्या है, एलिमेंट्स को पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, दोनों साइड LHS और RHS साइड। फिर लिखते देखते हैं कि LHS साइड वो एलिमेंट कितना प्रेजेंट है और RHS साइड वो एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, ये देखते हैं। जैसे जिंक, इस रिएक्शन में देखेंगे जिंक प्लस H2SO4 बिकम्स ZnSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन इसमें हम देखते हैं कि जिंक क्या है, लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है, हाइड्रोजन दोनों साइड 2 2 है, सल्फर दोनों साइड 1 1 है, और ऑक्सीजन दोनों साइड 4 4 है। तो ये रिएक्शन क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS है, तो इसको तो बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो हम लोग मेनली जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसके लिए जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं तुक्का मेथड। तुक्का मेथड मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कोई ऐसा स्टेप नहीं है, हम लोग देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, फेल हुआ, फिर दूसरा मेथड, ऐसे मल्टीप्लाई, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं कौन सा कितना साइड प्रेजेंट है। जैसे इस रिएक्शन में देखते हैं Fe H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है Fe3O4 और H2। ठीक है, तो हम लिखेंगे LHS में Fe कितना है, LHS में Fe कितना है, 1 है, RHS में कितना दिख रहा है, 3 है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर आगे देखते हैं, पहले लिख लेते हैं हाइड्रोजन को। देखते हैं इधर कितना है, ये हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, और इधर दिख रहा है भी 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस लग रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन चलते हैं, ऑक्सीजन इधर 1 है और ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है। ठीक है, तो हम इसके लिए करेंगे क्या, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट की साइड कितना था, 1 था, और प्रोडक्ट के साइड कितना था, 4 था। तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 4 से इस पूरे, अब क्या करते हैं, जो कंपाउंड लिखा रहता है इसके पहले नंबर लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। यहाँ लगा के मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन ऐसे H2O है तो H2O4 बना देंगे 4 बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ऐसे नहीं होता है, हमेशा आगे लिखना होता है बैलेंसिंग के टाइम नंबर्स को। ठीक है, तो ये करेंगे तो क्या हो गया, 4O इधर भी हो गया और 4O इधर भी हो गया। हाइड्रोजन 2 पहले से ही था और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन का नंबर क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया है। 4 ऑक्सीजन इधर, लेकिन 8 हाइड्रोजन हो गया है, 4 2 जा 8, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 8 करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन हमारा फिर बन के क्या आएगा, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब अगले स्टेप में हम लोग ध्यान रखेंगे कि आयरन कितना है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3, और इधर 1 दिख रहा है, तो इधर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो इधर 3 Fe करेंगे, 4H2O करेंगे, Fe3O4 करेंगे, 4H2 करेंगे। ये रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद सारी चीजों का स्टेट लिखना जरूरी होता है। अगर स्टेट लिख देंगे तो वो रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस माना जाएगा। जैसे आयरन क्या है, मेटल, मेटल कैसा होता है, सॉलिड, इसको नीचे लिखेंगे S। ठीक है, चीजों का स्टेट ऐसे बता देते हैं, देखिए इधर काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन टू चेक द करेक्टनेस। एक बार आपको लग रहा है कि हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो सारे एटम्स को फिर से गिन लेते हैं। देखो 3 Fe, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब क्या करते हैं कि फिजिकल स्टेट को बताते हैं, ये जो ब्रैकेट में चीजें लिखी होती हैं, ये ये बता रहा है फिजिकल स्टेट, वो गैस यस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या एक्वस स्टेट में। कहीं कहीं आपको AQ लिखा दिखेगा ब्रैकेट में। AQ का मतलब अगर किसी चीज को पानी में मिलाया जा रहा है तो वो एक्वस कहलाएगा। जैसे नमक को पानी में मिलाएंगे तो NaCl एक्वस लिखा जाएगा, ऐसे नमक को पानी में मिलाएंगे, नमक मतलब जो हम लोग खाते हैं बोला नमक NaCl होता है, उसको पानी में मिला रहे हैं तब एक्वस कहलाएगा। लेकिन अगर उसी नमक को हम लोग
बॉयल करके मतलब बर्तन में सिर्फ नमक रखे हैं, उसको इतना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इतना कि पिघल गया, मोल्टन स्टेट में आ गया, तो वो NaCl जब प्योर लिक्विड रहेगा, खुद ही लिक्विड रहेगा, तो उसको सॉलिड लिखेंगे, सॉरी लिक्विड लिखेंगे। मतलब अगर प्योर लिक्विड है तो लिक्विड, अगर पानी में कोई चीज मिला के सोल्यूशन बनाया गया तो उसको एक्वस बताएंगे, ठीक है। एक्वस लिखना है। एक्वस मीन्स द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सोल्यूशन इन वाटर। और H2O गैस मतलब क्या है, ये स्टीम है। यहाँ पे ये H2 क्या है, ये देखो H2O जो लिखा गया ना, ध्यान से, H2O हमेशा क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर आयरन को हमको वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है तो वाटर हमको स्टीम के फॉर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। ये रिएक्शन कहना चाह रहा है। आगे चलते हैं। तो ये रिएक्शन बैलेंस करना तुम सीख गए ना। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती है जिस पे रिएक्शन होता है, तो ये जो एरो होता है, एरो पे कोई चीजें लिखी होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सारी चीजें एरो के ऊपर हम लोग लिखते हैं। जैसे ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर बनाता है। तो ये सनलाइट और क्लोरोफिल क्या है, रिएक्शन में कैटलिस्ट है, ये इनके बिना काम नहीं चलेगा। क्लोरोफिल सनलाइट नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसी चीजों को जो रिएक्ट डायरेक्टली नहीं करते हैं, कहीं इसमें सनलाइट रिएक्ट नहीं किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ, क्लोरोफिल रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन उसके बिना इनका काम हो भी नहीं पाएगा। तो ऐसी चीजों को एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़ने हैं हमको। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन वो होता है जब दो या एक या दो से अधिक चीजें आपस में मिल के या कोई चीज टूट के कोई तीसरी चीज बनाए जो जिससे मिल के बनी है या जिससे टूट के बनी है उससे एकदम अलग ही प्रॉपर्टी का हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है और बॉन्ड मेकिंग भी होता है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमको पढ़ने हैं जो नॉर्मली ये 4 पढ़ने हैं, और इसके बाद हमको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी और रिडॉक्स रिएक्शन के अलावा हम लोग को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी जानना है। मेनली हमारे जो रिएक्शन है टाइप्स ऑफ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या होता है, क्या हुआ कि दो लोगों की शादी हो गई तो कपल बन गए, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ हो गई, H2 + O2 क्या बन गया, H2O। तो दोनों कंबाइन कर गया, H2O बन गया। क्या हो गया, दो लोगों का ब्रेकअप हो गया। ए बी क्या है, H2O था, टूटा, हाइड्रोजन अपना अलग, ऑक्सीजन अपना अलग। तो ये क्या है, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या हुआ, ये वाला जो केस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला केस, ए बी जो थे पहले से शादीशुदा थे, लेकिन ए का जो मन है बी में नहीं लग रहा था, तो उसको सी पसंद आ गया। तो क्या चला गया, ए चला गया सी के साथ और जो है बी अकेले रह गया। तो क्या हुआ, सी जो था थोड़ा हो सकता है अट्रैक्टिव इनको लगता हो, तो क्या हुआ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस वाले को उसके कंपाउंड से हटा दिया। तो क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर वन फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्ट, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इन दोनों की शादी हुई थी, इन दोनों की शादी हुई थी, दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। अब भैया इनको जो है इनकी वाइफ अच्छी लगती थी, हमेशा से मन करता था कि काश हमारी इनसे शादी हो जाती, और इनका जो था इनके हस्बैंड अच्छे लगते थे कि देखो उनके हस्बैंड कितना वो करते हैं, फोकस करते हैं और मेहनत करते हैं, कितना कंपोज रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है, काम नहीं करवाते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। तो क्या हुआ कि ए चला गया डी के साथ और सी चला गया बी के साथ, दोनों अपना अपना सेट कर लिए। तो क्या हुआ, ये दो तरफा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, एक ने दूसरे को किया तो दूसरे ने उसके वाले को कर दिया। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गॉट इट। आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है मेनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो भी अभी तो बता दिए वहां पे कि दो चीजें कंबाइन करती हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एग्जांपल देखते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। जो चूना खरीद के लाते हैं बोरे में पाउडर वाला, उसमें पानी फिर मिलाते हैं चूने में पेंटिंग करने के लिए घर को, तो चूने में पानी मिलाए तो ये जो बनता है स्लैग लाइम, बुझा चूना, स्लैग लाइम जो खैनी में लगाया जाता है ऐसे, तो वो वाला चूना है ये। और साथ साथ बहुत सारी हीट निकलती है ना। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीजें कंबाइन करके तीसरा बना हुआ, हीट निकला। तो कोई रिएक्शन जिसमें हीट निकले ना उसको एक्सो, एक्सो मतलब निकलना, थर्मिक मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है इस रिएक्शन में ना, ये देखो गोलू क्या कर रहा है, ये गोलू इसको छू रहा है, तो छू रहा है तो उसको फील हो रहा है कि कोई चीज गर्म लग रहा है इसको, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है।
अभी हम बताए थे कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को कैसे पकड़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ हीट से। अगर हीट कहीं रिलीज हो रही है, चेंज इन टेम्परेचर बताए थे ना, चेंज इन टेम्परेचर हुआ कि नहीं, दो ठंडी ठंडी चीजें थी और छूने के बाद इसको क्या लग रहा है, गरम। तो गरम लग रहा है, इसका मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल, ये CaOH का होल ट्वाइस में जब CO2 मिलाते हैं, जैसे बोरे में चूना खरीद के लाए, चूने को पानी में मिलाया, बन गया। अब उस एक कप पानी लिए, उसमें स्ट्रॉ लगा के ऐसे हम फूक रहे हैं, उसमें फूक मार रहे हैं, तो फूकेंगे तो कौन सी गैस जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जाने की वजह से रिएक्ट करके इससे कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, CaCO3। CaCO3 क्या होता है, जो मार्बल बनाने के काम में आता है, जो अंडे का सेल होता है CaCO3 का होता है, ये बना। ये क्या हुआ, ये भी दो चीजें कंबाइन की, ये दोनों कंबाइन करके एक तीसरा नया चीज बनाया ना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कहीं डिस्प्लेस नहीं हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना है। तो ये क्या है, ये भी एक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, पानी का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। और जो रिएक्शन हीट रिलीज करें, रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज करें, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यही बता चुके हैं ऑलरेडी। अगला चलते हैं, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन देखो, रेस्पिरेशन क्या है, क्या है रेस्पिरेशन, हम लोग ग्लूकोज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ताकि क्या हो, ATP प्रोड्यूस हो, ATP एनर्जी, ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां हीट या एनर्जी निकले निकले बाहर, यूज करने में आए या फिर नहीं भी यूज करने में आए, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे नेचुरल गैस का जलना, जैसे घर में जलाते हैं ना हम लोग LPG, नेचुरल गैस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐसे लाइटर से जलाते हैं, जलती है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे मीथेन जल रहा है, लेकिन कोई भी एलपीजी जो नेचुरल गैस है हमारी, तो कोई भी नेचुरल गैस जलती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, CO2 और H2O। और क्या प्रोड्यूस करता है साथ साथ, हीट। उसी हीट से तो हम लोग खाना बनाते हैं, बनता है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल जब डिकम्पोज होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक का। बर्निंग मैग्नीशियम, ये क्या है, पहले ही बता चुके हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अगले पे चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना। जब कोई रिएक्टेंट जो है AB है, ये टूट के A अलग हो गया और B अलग हो गया, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गॉट इट। जैसे यहाँ पे ये गोलू क्या कर रही है, इसको ध्यान से देखो, ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ली है ना, इसको गर्म कर रही है बॉइलिंग ट्यूब में, है ना। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को बॉइलिंग ट्यूब में गर्म कर रही है, डाल के बर्नर से, है ना। उसके बाद इसने क्या देखा, देख रही है कि इसके पे नाक के पास एक गैस फील हो रहा है, ठीक है ना। तो फेरस सल्फेट को जब भी हम हीट करते हैं तो ये Fe2O3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैसेस जो हैं रिलीज हो जाती हैं। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी चीज जलता है तो FeSO4 गर्म करने पे Fe2O3 बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस निकालता है, ठीक है। और ये फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, इसको आप याद रखिएगा, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर का एक सॉल्ट था जिसको इस गोलू ने गर्म किया, इसने गर्म किया, गर्म करने के बाद वो ग्रीन कलर गायब हो गया। इसका मतलब क्या, कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। आगे चलते हैं, डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जाम्पल। अभी हम लोग ये केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे थे, लाइमस्टोन अभी बना रहे थे, कैसे बनाए थे, अरे वो चूना लाए थे खरीद के, चूने को पानी में मिलाए थे, फिर उस पानी को उठा के उसमें फूक दिए थे CO2, तो निकल गया था, ये बन गया था हमारा। अब तोड़ना है इसको, तो क्या करेंगे, इनको गर्म कर दिए, गर्म किए तो जो CO2 हम फूके थे उसको उड़ गया वापस, और वाटर भी उड़ जाएगा, वाटर तो था ही नहीं, क्योंकि वो तो अलग निकल गया था, उस रिएक्शन में निकल गया था ना। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए तो CO2 अलग और कैल्शियम ऑक्साइड अलग। तो ये क्या हुआ, एक प्रोडक्ट A टूट गया दो अलग प्रोडक्ट में, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो रिएक्शन हीट देने पे टूटे, हीट देने पे, जब उसको हीट, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कोई रिएक्शन में हीट दिया जाए, बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाए, तब वो टूटे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सप्लाई की जाए, तब उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गॉट इट। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किए तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया, ठीक है। आगे चलते हैं,
थर्मो डिकम्पोजिशन में, अब थर्मल नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे लिखा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक। अब दूसरे तरह का हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक ना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब अगर किसी चीज में हम लोग तीन तरीके से चीजों को तोड़ सकते हैं। धूप में रख दें, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, या तो उसको धूप में रख दें, या तो उसको गर्म कर दें, और तीसरा क्या कर दें, तीसरा कर दें बिजली। बिजली, ये तीन चीज, धूप, गर्म और बिजली। गर्म कर रहे थे तो डिकम्पोजिशन जो हो रहा था उसको बोल रहे थे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। बिजली से करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक, ELECTROLYTIC, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन अ सब्सटेंस ब्रेक्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोवाइडेड इनटू इट। जैसे पानी को ही तोड़ना है ना, H2O को, तो H2O का ना अगर हम लोग धूप में रख देंगे तो कुछ नहीं होगा, वेपर बन जाएगा। गर्म करेंगे तो H2O क्या होगा, वेपर बन जाएगा। तोड़ने का एक ही प्रोसेस है H2O को, कि इसमें क्या करो, करंट प्रोवाइड करा दो, एक कैथोड एक एनोड। ये देखो एनोड और ये कैथोड, ये हम प्रोवाइड करा दिए। तो क्या होता है, क्या होता है कि एक साइड जो ये H2O जो होता है, एक साइड हाइड्रोजन गैस चली जाती है, दूसरी साइड चली जाती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, हाफ O2 चली जाती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा पानी था टूट जाता है, किसमें, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में। कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था, तो उसमें टूट जाता है। कब टूटता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने से कोई चीज टूटे तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा देखते हैं हम लोग, जब कोई चीज किससे टूटता है, सनलाइट से। अब क्या किए, कोई चीज को ऐसे चाइना डिश में रखा है, देखो सिल्वर क्लोराइड रखा है, तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को ही अगर हम लोग धूप में रखते हैं, धूप में रखते हैं सनलाइट, तो क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। तो व्हेन अ सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स, व्हेन व्हेन sunlight falls on it, या when sunlight is provided to any substance and it breaks into its constituent atoms or molecules, this reaction is called photolytic decomposition. This reaction is called, ये थर्मल हर जगह लिख दिया है, इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस या लिसिस जो बोले आप, ठीक है। AgBr को यहाँ रखा है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले जो निगेटिव वाली होती थी, आप लोग तो देखे नहीं होंगे, जेनजी वाले हैं। तो पहले जो था सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का जो ये एप्लीकेशन था कि इसमें यूज किया जाता था। आगे चलते हैं। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहला था कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तीन प्रकार का था, तीन प्रकार मतलब पहला था थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा था फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल आपको याद ही होगा। आगे चलते हैं। क्या होता है कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो एग्जाम्पल अभी हमने देखा, क्या हुआ कि ये कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का होता है, CuSO4 का सोल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है, ब्लू कलर का होता है CuSO4 का। तो इसमें हमने क्या किया, आयरन का नेल डाल दिया। अब जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसमें सबसे टॉप पे आते हैं हमारे गोल्ड जी, गोल्ड मतलब AuG, और दूसरे पे आते हैं सिल्वर जी Ag, और 3 नंबर पे जो नीचे से आते हैं रिएक्शन मतलब रिएक्टिविटी में, वो कॉपर जी होते हैं। मतलब ये गोल्ड और सिल्वर से तो ज्यादा रिएक्टिव कॉपर है, लेकिन बाकी सारे जो मेटल्स हम लोग जान रहे हैं उससे ये कम रिएक्टिव है। तो कोई भी मेटल अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर को वो बाहर कर देगा, वो वाला मेटल। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयरन का नेल अगर हम डालेंगे इसमें तो क्या होता है, आयरन नेल धीरे धीरे इस सोल्यूशन के कलर को क्या करता है, खत्म कर देता है ना। ब्लू कलर का सोल्यूशन खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे ये ब्लू कलर का सोल्यूशन कैसा बन जाता है, FeSO4 बन जाता है। अभी हमने देखा कि FeSO4 कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो ये सोल्यूशन जो है ब्लू से धीरे धीरे ग्रीन कलर की ओर मूव कर जाता है।
बात समझ में आया? तो आयरन क्या किया, CuSO4 के साथ रिएक्ट किया और Cu को हटा के अपने FeSO4 बना दिया और Cu बन गया। ठीक है, तो इट इज फाउंड दैट द आयरन नेल्स बिकम्स ब्राउनिश इन कलर, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स। ठीक है, ब्लू कलर सोल्यूशन का कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं, दूसरा रिएक्शन है, कोई भी मेटल जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है रख देंगे तो उसको हटा देगा। तो कॉपर के जगह पे लेड रख दिया भाई साहब ने, लेड ने हटा दिया इनको कॉपर के जगह पे। जिंक रख दिया, जिंक ने हटा दिया इनको। ठीक है, तो बस डिस्प्लेस कर दिया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, इसमें वो वाला केस जो अभी बताए थे। क्या होता है, व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, स्वैपिंग कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट है Na2SO4, सोडियम सल्फेट है, और यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड BaCl2। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्या करते हैं, Ba गया SO4 के साथ, चला गया ना, ये देखो Ba चला गया, इसमें होता ये है कि Ba चला गया SO4 के साथ और NaCl बन गया। NaCl कैसे कि यहाँ पे Na था और यहाँ पे Cl था, चला गया, 2NaCl बन गया। तो क्या किया, सोडियम चला गया इसके एनायन के साथ, क्लोरीन के साथ, और बेरियम चला गया इसके एनायन के साथ, सल्फेट के साथ। तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन के अंदर कुछ ऐसी चीज बन जाती है जो उसमें इनसॉल्युबल रह जाता है। जैसे जैसे दूध खरीद के लाए प्लस नींबू का रस डाल दिए, नींबू का रस डाल दिए, तो दूध क्या हुआ, फट गया, दूध फट गया। फटने का मतलब क्या हुआ, पनीर बन गया और पानी अलग हो गया, हुआ ना, पनीर प्लस पानी बना। अब क्या इस पनीर को मैं कितना भी मेहनत करके वापस दूध में कन्वर्ट कर सकता हूँ, नहीं। तो क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, दूध और नींबू के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जिससे दूध फट गया और एक ऐसा इनसॉल्युबल चीज बन गया। इनसॉल्युबल मतलब पनीर फिर घुलेगा थोड़ी उसमें, अब उसको छान के हमको निकाल के खाना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक ऐसा इनसॉल्युबल चीज बन गया पनीर के रूप में, है ना। तो कोई भी रिएक्शन अगर ऐसा होगा जिसमें एक इनसॉल्युबल चीज बन जाता है, प्रेसिपिटेट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, precipitate. An insoluble substance formed during a reaction is called precipitate. Precipitate, precipitate. तो कोई भी any reaction that produces a precipitate is called precipitation reaction. और ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो था ना, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ये जो दो थे ना, ये एक लिक्विड था और ये एक लिक्विड था, दोनों लिक्विड को आपस में जब मिलाया गया तो बेरियम सल्फेट बना। ये बेरियम सल्फेट कैसा होता है, इनसॉल्युबल, व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल, पनीर जैसा व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल चीज बन गया। तो ये रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे डाउट आता है कि क्या सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, नहीं भाई। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई दो चीज कंबाइन किया इनसॉल्युबल चीज बन गया तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकता है, लेकिन सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा टाइप ये है, वो जो PbNO3 का हम लोग देख रहे थे, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, लेड आयोडाइड जब बनना था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जो रिएक्शन हो रहा था, तो येलो PPT लेड आयोडाइड की बन रही थी। ठीक है ना, इस रिएक्शन को वो जो शुरू में ही देख चुके हैं, ये रिएक्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki बिकम्स PbI2 प्लस 2KNO3। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा एग्जांपल है। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है ना, क्या होता है, ऑक्सीडेशन तीन चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन में तीन बातें हमको याद रखनी है। ऑक्सीडेशन में हमको तीन बातें याद रखनी है, तीन बातें याद रखनी है। तीन बातें मतलब, एक तो लॉस होगा किसका, हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रॉन का। गेन होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ये तीन बातें याद रखनी है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का लॉस दो बातें, और एक लॉस हाइड्रोजन का, एक लॉस इलेक्ट्रॉन का, और गेन दूसरा ऑक्सीजन का। ये तीन बातें याद रहेंगी तो रिडक्शन हो जाएगा। इसका उल्टा करना है बस हमको, हो जाएगा रिडक्शन। गेन किसका, हाइड्रोजन का, और इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाएगा, रिडक्शन।
और लॉस किसका, लॉस किसका, ऑक्सीजन का, ये क्या कहलाएगा, लॉस किसका, ऑक्सीजन का, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। बात समझ में आए। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ठीक है। अब ऐसा जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, बोलो ये कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो CO2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बना ना। तो कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, तो कार्बन का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। या देखो या देखो या देखो दूसरा रिएक्शन, आगे चलते हैं, सब एग्जाम्पल के साथ आएगा। यहाँ देखिए कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो ये ब्लैक कलर का बनता है, ब्लैक कलर का, ये जो राख बनता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, CO कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ जलाते हैं तो कॉपर और H2O बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ पहले कॉपर जुड़ा था, मतलब कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा था। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ तीर के इस साइड क्या हुआ, कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन उसको छोड़ के निकल गया है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना। बात समझ में आया। तो ये कहना चाह रहा है कि कॉपर जो ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन के पास क्या था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब क्या है, इसके पास ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिस एक ही रिएक्शन में अगर दोनों चीज देखने को मिले, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। व्हेन वन रिएक्टेंट्स get oxidized and the other gets reduced in a reaction, it is called oxidation reduction reaction और redox reaction। redox reaction ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। बात समझ में आया। आगे चलते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड था, क्या हुआ, कार्बन के साथ रिएक्शन हुआ, कार्बन ऑक्सीजन को लेके चला गया, चला गया ना। इसको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बोल सकते हैं कि नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल आएगा, लेकिन फिलहाल देखते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक अलग CO अलग, क्या हुआ, जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, यहाँ जुड़ गया है। दूसरे रिएक्शन में देखते हैं, यहाँ पे MnO2 था, इसमें ऑक्सीजन था, यहाँ क्या बन गया, MnCl2, ऑक्सीजन निकल चुका है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। यहाँ देखते हैं HCl था, यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन इससे निकल गया है, हाइड्रोजन निकल जाता है कहीं से तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आया, बात समझ में आया। आगे चलते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या है, एक खतरनाक प्रक्रिया है जिसमें स्लोली स्लोली क्या होता है, मेटल हमारे खराब हो जाते हैं। द स्लोली डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एसिड और एनीथिंग विच कोरोड्स देम। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल को कोई खा जाए, खा जाए मतलब खराब कर दे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, है ना। तो मेटल का खा लिया जाना, द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड कोरोजन। तो क्या इसका एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर पे काला कलर लग जाना, चांदी खरीद के लाए मार्केट से, अगर चांदी के ऊपर काले कलर का कोटिंग आ गया, इसका मतलब हमारा चांदी कैसा है, कोरोड हो गया, जंग लग गया है चांदी पे। कॉपर पे ग्रीन कलर का हो जाना, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग आ जाना, कॉपर हमारा है उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की कोटिंग आ गई, उसको क्या बोलेंगे, कोरोजन हो गया। जैसे यहाँ देखो सिल्वर ब्लैक हो चुका है, चांदी का चम्मच हमारा ब्लैक हो गया। ये मूर्ति कॉपर की बनी थी, बहुत फेमस है, कौन सी मूर्ति है बताइए, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो हमारे देश में ये लिबर्टी है ना। ये ग्रीन कलर की हो गई, तो क्या हुआ है, एग्जाम्पल है ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। रस्टिंग देखिए, सिक्कड़ खरीद के लाए थे, सिक्कड़ चेन चमक रहा था शुरू में, बाद में ऐसा हो गया ब्राउन कलर का, क्या हो गया, रस्टिंग। आयरन नेल्स ऐसे हो जाए, क्या हो गया, रस्टिंग। ठीक है। तो कोरोजन को ही रस्टिंग बोलते हैं, कब, जब आयरन का केस हो, आयरन का केस हो, आयरन के केस में कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। Iron articles get coated with reddish brown powder when left for some time. This is called rusting of iron. चलो तो इसी बहाने रस्ट का फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, Fe3O4.XH2O। गॉट इट, Fe3O4.XH2O। X मतलब पानी का मॉलिक्यूल है, कितने भी हो सकते हैं, कम पानी तो कम मॉलिक्यूल, ज्यादा पानी तो ज्यादा मॉलिक्यूल। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, फ्रिजेज, आयरन रेलिंग, शिप etc।
कोरोजन जो होता है हमारे गाड़ियों को, ब्रिज को, आयरन रेलिंग्स को, नावों को, जहाज़ों को खराब कर देता है। इससे बचाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन कैसे करते हैं? कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे करते हैं? यहाँ देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे करेंगे? पेंट कर देंगे, पेंट कर देंगे। मोस्ट कॉमन मेथड पेंट कर देंगे, ग्रीस लगा देंगे, ग्रीजिंग, ग्रीस लगा देंगे। उसके बाद गैल्वनाइजेशन, आगे चलते हैं। गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन, GALVANISATION, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है? जिंक की कोटिंग होती है, जिंक की कोटिंग होती है। जिंक को पिघला के उसमें सामान को ऐसे डुबा दिया जाता है, इसके ऊपर कवर चढ़ जाएगा जिंक का। तो पहले क्या होगा? मॉइस्चर और एयर या कुछ भी अटैक करेगा, एसिड तो किस पे करेगा? पहले जिंक पे करेगा। तो हमारा अगर जो कीमती मेटल है वो पहले बच जाएगा और जिंक खराब होगा। सेक्रिफिशियल कोटिंग भी इसको बोलते हैं, जिंक का बलिदान दे देना। ठीक है, ग्रीस लगा दिए, पेंट कर दिए। और क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग होता है ना, क्रोम गाड़ियों पे कराते हैं, क्रोमिंग, क्रोम प्लेटिंग एक मेथड होता है। अगला मेथड हम लोग लास्ट वाला जो पढ़ेंगे, एलॉइंग। एलॉइंग, एलॉइंग मतलब मंदिरों की घंटियां 5,000 सालों से 8,000 सालों से वैसे ही बज रही हैं आज भी। मंदिरों की घंटियों पे जंग क्यों नहीं लग जाते? वो खराब होके गिर क्यों नहीं गई? क्योंकि क्या किया गया? उसमें कई मेटल्स का मिक्स कर दिया गया। एलॉय क्या होता है? एलॉय, एलॉय क्या होता है? एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। दो या दो से अधिक मेटल्स का होमोजीनस मिक्सचर क्या कहलाता है? एलॉय कहलाता है। एग्जाम्पल, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, ये सब क्या है? एलॉय के एग्जाम्पल है। तो एलॉय बना देने से क्या होता है? ये प्योर मेटल नहीं है, तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है कम हो जाती है, और ये जो है मॉइस्चर के साथ कम रिएक्ट करते हैं या नहीं रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगला है रेंसिडिटी। जब मेटल्स खराब हो जाए तो उनको बोलते हैं कोरोजन, और जब हमारा फूड आइटम खराब हो जाए, फूड आइटम, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। और फूड आइटम कैसे? ऐसे फूड आइटम जिसके अंदर फैट या ऑयल्स हैं। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. इसका मतलब जब फैट या ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है तो उनका टेस्ट, उनका स्मेल, उनका टेक्सचर खराब हो जाता है। ये फ्रेश ऑयल ऐसे कलर का होता है, ये देखो रेंसिड ऑयल ऐसा हो गया। जला हुआ तेल देखे हो ना, जला हुआ तेल क्या होता है? जले हुए तेल में इसीलिए तो बोला जाता है बाहर का मत खाइए। अगले दिन समोसा सुबह तला हुआ फ्रेश में, और फिर अगले दिन गए, तेल तो खत्म हुआ नहीं, उसी कढ़ाई में फिर तल गया। अगले दिन गए, उसी कढ़ाई में एक पैकेट फिर मिलाया गया, फिर तल गया। इसीलिए ये चीजें खराब करती हैं, नुकसान करती हैं। चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरा होता है? नहीं, हम लोग 5 रुपए का अच्छा हवा खरीदते हैं तो थोड़ा सा चिप्स भी मिलता है उसमें। तो वही, तो वो हवा क्या होती है? वो हवा नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट टाइप की गैस है। इनर्ट गैस तो नहीं बोलेंगे, ये कम रिएक्टिव गैस होती है, रिएक्टिव नहीं होती है। तो क्या होता है कि फूड मटेरियल्स को नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर देते हैं, फ्लश करके उसमें भरा जाता है नाइट्रोजन गैस, ताकि ताकि ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और उसका क्रिस्पीनेस, क्रंचीनेस चिप्स का, कुरकुरे का मेंटेन रहे। ठीक है, और हम अपने घरों पे क्या कर सकते हैं कि जिस भी फूड आइटम को हम लोग गुजिया बनाए हैं, गुजिया को 2-3 दिन रखना है, क्या करेंगे? एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखेंगे, नहीं तो हमारी गुजिया क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।